हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स पढ़ लिया, तो जिसके अंदर हमने प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात की है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक स्टेम या ब्रांचेस ग्राउंड से कितनी दूर है, या लीफ वेनेशन, या रूट सिस्टम, या फिर टाइप्स ऑफ सीड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। तो फिर से हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे विद वेरी क्लियर एंड डीप एक्सप्लेनेशन। Just like plants, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What features can you think of to group them? In Activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स। तो हमें पता है कि एनिमल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो मूव करते हैं। लाइक स्नेक जो है वो बेसिकली जमीन पे रेंगता है। सिमिलरली अर्थवर्म, हैंड्स की लेग्स होती है वो चलती है। सिमिलरली काउ, सिमिलरली टर्टल। फिर कुछ एनिमल्स जो है वो जो स्विम करते हैं। ठीक है, तो हर एक एनिमल का जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, in table 2.2, you may have also observed how other animals move from place to place. Let us now think about the types of movement in animals. A number of animals are shown in figure 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a posture and variety of animals. Which body parts are used by the animals in the poster you have created? तो ये पोस्टर है, इसके अंदर एनिमल्स जो है वो कौन कौन से पार्ट अपने यूज कर रहे हैं। लाइक फिश जो है वो अपनी गिल्स यूज करती है टू स्विम। ठीक है, काउ जो है वो मूव करती है अपनी लेग्स टू वॉक, बटरफ्लाई यूज देयर विंग्स, राइट। List these animals in table 2.5. Note the ways in which these animals move and name the body parts used for movement. Some examples are given in table 2. तो इस टेबल को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए ये टेबल हम एंड में मतलब बेसिकली डिस्कस कर। और वेट, तो यहाँ पर यू कैन सी एनिमल टाइप ऑफ मूवमेंट और बॉडी पार्ट वो कौन से यूज कर रहे हैं। अगर मैं एंट की बात करूँ, एंट जो है उसकी टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वॉक, एंड इट यूजेस 6 legs। Goat जो है it walks and jumps and it again uses legs. Pigeon जो है it walks and flies and it uses legs and wings. Similarly जो house fly है वो भी walk and fly करती है and uses legs and wings. So this is the various type of movements and the body parts used. अगर मैं fish की बात करूँ, fish जो है वो swim करती है using fins. Earthworm जो है वो crawl करता है या burrow करता है। Burrow means मिट्टी खोदना and it uses its muscular body क्योंकि उसके अंदर legs नहीं होती हैं। स्नेक जो है वो स्लिदर करता है या ग्लाइड करता है। ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर बॉडी एंड स्केल्स, इसकी लेग्स नहीं होती है। फ्रॉग जो है वो वॉक करता है, जंप करता है, स्विम करता है एंड यूजेस इट्स लेग्स। सो देयर आर अनलिमिटेड एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डाइवर्सली। So what conclusions can you draw from the data given in table 2? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। कुछ एनिमल्स जो है वो फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, क्रॉल करते हैं एंड हॉप करते हैं, जंप करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एंड दे आल्सो यूजेस different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs and other parts and that help them to move. तो एक एनिमल जो है ऑन द बेसिस ऑफ वो कौन सी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे एनिमल्स जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है यूज करते हैं। जैसे अगर क्रॉल करना है तो मस्कुलर बॉडी यूज होती है, अगर फ्लाई करना है तो विंग्स यूज होते हैं, अगर चलना है जमीन पर तो लेग्स यूज होती है, राइट। How can we group animals based on their movement? So we have grouped animals on the basis of their movement as discussed. जो पीडीएफ दिखाई है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यू कैन रेफर टू दैट। Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. अब जो बटरफ्लाई है वो काऊ से बहुत डिफरेंट है in terms of its shape, in terms of its size, structure, color और बहुत सारे फीचर्स। काउ जो है वो जमीन पे चलती है, बटरफ्लाई जो है वो फ्लाई करती है। बटरफ्लाई बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू काउ, उसके स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होते हैं। काउ यूजेस लेग्स टू वॉक एंड बटरफ्लाई यूजेस विंग्स टू फ्लाई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसके बेसिस पे आप एनिमल्स को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, राइट। So some of these features can also be used to group animals in various ways, like plants. Grouping of animals is important for understanding their diversity. तो जैसे हमने ऊपर plants को group किया है on the basis of similarities and dissimilarities, similarly हम animals को भी group कर सकते हैं to understand animals की भी variety जो है वो बहुत diverse है।
Noah scientist. So this is extracurricular. So Janaki Amal was an Indian botanist dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity. तो जानकी अमल एक इंडियन botanist थी and she was very much dedicated to environmental work. उनको सोसाइटी काम या ये बेसिकली जो अच्छे काम है लाइक प्लांटिंग ट्रीज एंड एवरीथिंग ये सब करने बहुत अच्छे लगते थे एंड शी आल्सो यूज्ड टू डॉक्यूमेंट मतलब ने बेसिकली नोट्स बनाना उन चीजों को डॉक्यूमेंट करना और उन्होंने इंडिया की रिचेस्ट ब्रांड बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया है उनके बारे में डॉक्यूमेंट लिख के ठीक है सो शी प्लेड अ की रोल इन द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट अभी आगे जाकर आएगा as the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. वो उन्होंने इनिशिएट किया था वेरियस प्रोग्राम्स जिसके हेल्प से हमारे इंडिया में जो प्लांट डाइवर्सिटी थी वो डॉक्यूमेंट हो सके और वो प्रिजर्व हो सके So this is the Safe Silent Valley movement जो ऊपर पढ़ा हमने. So this is a real story of a forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. तो ये जो Silent Valley movement था, it is about preserving ऐसा evergreen forest जो बिल्कुल untouched था और उसकी रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना ठीक है जो साइलेंट वैली है जिसको आज के नाम आज के मतलब प्रेजेंटली इसको साइलेंट वैली बोला जाता है ये एक बहुत ही रिमार्केबल मूवमेंट से जो है वो सेव की गई है बाय कॉमन पीपल वो लोग जो इनफैक्ट उस फॉरेस्ट में रहते भी नहीं थे ठीक है क्या हुआ था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो बनाने का बोला गया था बाय द गवर्नमेंट ठीक है तो उसकी वजह से क्या हुआ था उसकी वजह से जो फॉरेस्ट था वो पूरा क्लियर होना पड़ना था और उसके टाइम पे लोग उस टाइम पे लोगों ने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन किए लेटर्स लिखे एडिटर्स को आर्टिकल्स दिया न्यूज़पेपर सेमिनार्स पिटीशंस अपील्स इन कोर्ट कुछ किया टू स्टॉप दैट बिल्डिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और फाइनली वो मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया और वो फॉरेस्ट जो है वो नहीं काटा गया फॉर द डैम ठीक है तो ये था साइलेंट वैली मूवमेंट plants and animals in different surroundings. So you might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. You may have also recorded movement of animals in table 2.5. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? So yes, कि जो animals है वो किस हिसाब से move कर रहे हैं वो उनकी surroundings के ऊपर depend करता है. जैसे अगर मैं fish और goat की example लूँ, फिश जो है वो वाटर में रहती है राइट तो उनकी बहुत ही स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है मतलब ऐसी बॉडी होती है जो इजीली वाटर के थ्रू ग्लाइड कर सके ठीक है और फिन्स होते हैं फॉर मूवमेंट इन वाटर लेकिन गोट्स जो है उनको ग्रासी एरियाज पे रहना पड़ता है दे हैव टू मूव विद द हेल्प ऑफ द लेग्स ठीक है और ऑफ कोर्स उनके जो साइजेस है जो शेप्स है ऑफ एनिमल्स वो भी डिफर करेंगे फ्रॉम वन अनदर राइट तो यस ऑब्वियसली के जो एनिमल्स है उनकी मूवमेंट और उनकी किस तरह की बॉडी है इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन दे आर लिविंग इन और इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग्स दे आर लिविंग इन राइट जैसे आप इधर देखोगे तो फिश जो है वो वाटर में स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स goat जो है it walks on the ground with the help of legs. So let us compare and analyze. Recreate a similar table on the blackboard. List the name of plants and animals you or your classmates have observed in the region given in the table or already know about. Few examples are given. Plants and animals found in different surroundings. Like in desert, you find animal camel. Mountains, you find deodar tree. In ocean, you find fish. In the forest, you find lion. तो ये भी टेबल आगे जाके हम कंप्लीट करेंगे. Moving on. What observations regarding plants and animals found in various regions? तो देखोगे कि plants का जो ग्रो करने का तरीका है वो भी according to the region होता है और जो animals का बनने का तरीका है एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी डिपेंड करता है ऑन द रीजन दे आर लिविंग इन ठीक है डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद द क्लासमेट्स अगेन अगर मैं वो पीडीएफ डिस्कस करूं यहाँ पे so plants and animals in different surroundings अगर मैं फिश की बात करूं it lives in water and it has streamlined body and fins क्यों ताकि ये इजीली ड्रैग करे वाटर के थ्रू एंड गोट को ग्रासी एरियाज में रहना पड़ता है सो इट यूजेस लेग्स एंड इट इज नीडेड फॉर वॉकिंग रनिंग ऑन सॉलिड ग्राउंड ठीक है उसके बाद आ जाते हैं वापस उसी पीडीएफ पे So what are your observation? Discuss your observations with the classmate. अब आप ये भी ऑब्जर्व करोगे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हम देखते हैं इन वन काइंड ऑफ रीजन वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अनदर रीजन
अब मैं अगर फॉर एग्जांपल लूँ कैमल की बात करूँ तो केमिकल जो है वो हॉट डेजर्ट्स में भी होता है और कोल्ड डेजर्ट्स में भी होता है, ठीक है? लेकिन जो कैमल एनिमल एक ही है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो होगा, उनकी अपीयरेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी। कैमल्स जो हॉट रीजन ऑफ डेजर्ट्स में फाइंड किए जाएंगे वो एज कंपेयर टू कैमल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट से बहुत अलग होएगी इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है? So during a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the deserts of Rajasthan. डिस्कशन के टाइम पे एलेक्स ने रिकॉल किया था कि उसने कैक्टस प्लांट देखा था जिसकी बहुत ही थिक और फ्लेशी स्टेम है इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है? माया शेयर्स दैट शी सॉ deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible sloping branches. इसके पीछे क्या लॉजिक है? कैक्टस जो है उसमें बहुत ही हॉट रीजन में सरवाइव करना होता है, तो इसीलिए इट हैज टू स्टोर वाटर फॉर इटसेल्फ। तो इसीलिए कैक्टस जो होता है वो थिक और फ्लेशी स्टेम होती है उसकी, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके और हॉट रीजन्स में सरवाइव कर सके। ऑन द अदर हैंड एक डिओडर ट्री, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक डिओडर ट्री है इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है, तो डिओडर ट्रीज के कोनिकल शेप की वजह से और स्लोपिंग ब्रांचेस की वजह से स्नो जो है वो इजीली ग्लाइड कर जाएगी। अब दो दोनों प्लांट्स है, इट इज प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ ओनली, राइट? रीजन अलग है, एक डेजर्ट में ग्रो हो रहा है, एक माउंटेन्स में ग्रो हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई देयर अपीयरेंस, देयर स्ट्रक्चर, देयर वर्क, एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है? सो नोटिस दैट these two types of trees found in different regions are different from each other. Why is it so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? एक प्लांट जो है उसने उस रीजन में सरवाइव करना होता है, राइट? तो उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। So there is very now this is the reason why cactus and deodar trees are different. So there is a very little water available in the deserts. Deserts में बहुत कम पानी होता है, और एक हॉट डेजर्ट जो होता है वो टिपिकली बहुत हॉट होता है ड्यूरिंग द डे और कोल्ड होता है एट नाइट। Therefore आप देखोगे प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द एरियाज, ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं दोनों हॉट कंडीशंस में और कोल्ड कंडीशंस में, ठीक है? तो जो फ्लेशी स्टेम होती है, फ्लेशी स्टेम ऑफ द कैक्टस जो डेजर्ट में आप फाइंड करते हो वो वाटर स्टोर कर सकती है, और इसकी हेल्प से it can tolerate the hot conditions in these places. इसी वजह से दिस इज द रीजन व्हाई कैक्टस इज हैविंग फ्लेशी स्टेम, क्योंकि उसको सरवाइव करना होता है दोनों वेदर्स, हॉट वेदर भी और कोल्ड वेदर भी, इसीलिए उसको पानी स्टोर करना पड़ता है अपने अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड माउंटेन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होते हैं जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस करते हो फ्रीक्वेंट स्नो। तो ऐसी कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए जो ट्रीज हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं और उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, ताकि जो स्नो है वो इजीली स्लाइड ऑफ कर सके, ठीक है? सो कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ deodar trees enable them to do so easily. You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. हर रीजन की अपनी एक कंडीशन होती है, अपनी एक डाइवर्सिटी होती है। तो जो एनिमल या जो प्लांट उस रीजन में सरवाइव कर रहा है वो उस रीजन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर कोई प्लांट या एनिमल एंटार्क्टिका में सरवाइव कर रहा है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका खाना पीना, सब कुछ उस रीजन के हिसाब से होगा। लेकिन अगर कोई एनिमल डेजर्ट में पाया जा रहा है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होगा। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूं, अगर आप हॉट रीजन में कैमल की बात करो तो कैमल के बॉडी में इतना बॉडी हेयर नहीं होगा एज कंपेयर टू द पोलर बेयर जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में रहता है, ठीक है? उनकी बॉडी में बहुत बॉडी हेयर होगा, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड रीजन। सो दिस इज हाउ योर बॉडी इज आल्सो अडेप्ट टू द रीजन जहां पे आप रहोगे, ठीक है? So look at the images of a camel from the hot desert. So this is the camel from the hot desert and this is the camel from the cold desert of Ladakh. क्या डिफरेंस देख रहे हो? अगर मैं इन दोनों पिक्चर्स के बेसिस पे डिफरेंस देखूं तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इस कैमल का एक ही हम्प है, यहाँ पे कैमल के दो हम्प है, ठीक है? फिर इसकी बॉडी पे जो है बॉडी हेयर इतना नहीं है जितना एज कंपेयर टू दिस कैमल। फिर आप देखोगे इनकी लेग्स जो है वो भी लॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस वन, इनकी लेग्स जो है वो एज कंपेरेटिवली शॉर्ट। वैसे क्यों है, ठीक है? कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट जो होते हैं उनकी लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होती है विद वाइड हूव्स क्या होता है जो पैरों के नीचे कैमल के होते हैं, ठीक है? उन्हें हम हूव्स कहते हैं, ठीक है? एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प these camels to walk on the sandy desert. इन लंबी लातों की वजह से और वाइड हूव्स की वजह से जो कैमल का पैर है वो सैंड में या वो मिट्टी में धंसता नहीं है और वो इजीली वॉक कर पाता है। लेकिन जो कैमल है
दैट इज लिविंग इन कोल्ड एरियाज या माउंटेनियस एरियाज, उनकी जो लातें होती है या उनकी जो लेग्स होती है, इट इज कंपैरेटिवली शॉर्ट एज कम्पेयर टू द हॉट डेजर्ट, क्योंकि कोल्ड रीजन्स में जो शॉर्ट लेग्स है वो इजीली यूज हो जाती है टू वॉक अराउंड इन द माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है। तो ये आपका एक रीजन आ गया कि व्हाई लॉन्ग लेग्स एंड व्हाई शॉर्ट लेग्स, सो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन द कैमल। सेकंड डिफरेंस आता है कि जो डेजर्ट्स में है फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता, कैमल्स को अपना फूड जो है वो अपने हम्प में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। सो कैमल्स जो हॉट डेजर्ट में फाइंड करते हैं उनका सिर्फ एक ही हम्प होता है, बिकॉज दिस हेल्प्स देम टू सरवाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। जब फूड इतना नहीं होता है तो जो कैमल है वो इजीली सरवाइव कर सके, इसीलिए कैमल की बॉडी पे जो है हम्प होता है दैट स्टोर्स फूड। लेकिन जो कैमल आप कोल्ड डेजर्ट में फाइंड करते हो उनमें दो हम्प्स होते हैं, और ये हम्प क्या करते हैं, जैसे जैसे उसके अंदर स्टोर्ड फूड या वाटर यूटिलाइज होता जाता है बॉडी के द्वारा, तो वो हम्प जो है वो श्रिंक होते रहते हैं, ठीक है। सो रीडिंग दीज टू हम्प्स shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their hubs ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जो दो हम्प्स है वो धीरे धीरे श्रिंक होते रहते हैं, जब जो स्कार्सिटी ऑफ फूड के टाइम पे उस हम्प में से फूड जो है जब बॉडी यूज करती है तो हम्प का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। मोर ओवर उनके लंबे बाल होते हैं, क्यों? बिकॉज दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। व्हाट आर द फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? नाउ ये हमने दो फीचर्स पढ़े हैं, एक हमने फीचर पढ़ा है लेग्स का, एक हमने फीचर पढ़ा है हम्प्स का, और तीसरा हमने फीचर पढ़ा है बॉडी हेयर का। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस, ओके। Other students also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camel excrete small amounts of urine. कैमल जो है उनका जो वो उनका यूरिन बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, उनका डंग जो है, जो डंग होता है उनका, जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है वो बहुत ड्राई होता है, और वो स्वेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट वाटर। कैमल जो है वो अपना वाटर जो है वो वेस्ट नहीं करते अपनी बॉडी में से, ठीक है। इसीलिए as camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water, ठीक है। Moving on, Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhodion. Moving on, Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons, in the Shola forest of Nilgiris. Here, rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. अब जो rhododendrons जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं उनकी बहुत शॉर्टर हाइट होती है, ठीक है, और बहुत स्मॉल लीव्स होते हैं इन माउंटेन टॉप्स, ठीक है। However, Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of these regions. जो rhododendrons है, it is of shorter height और smaller leaves, ठीक है, थ्रू द हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स। और पेमा जो है जो सिक्किम से है उसने ऑब्जर्व किया है कि जो रोडोडेंड्रॉन्स सिक्किम के पास माउंटेन्स में है वो टॉलर है। तो इस तरह से एक प्लांट भी, एक सेम प्लांट डिफरेंट रीजन्स में अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है वो भी बताया गया है, ठीक है। एक जगह सेम प्लांट स्मॉल हाइट का है और एक जगह सेम प्लांट जो है वो लॉन्ग हाइट का है, क्योंकि उसको उस रीजन के कंडीशंस को जो है वो सरवाइव करना होता है, तो उस हिसाब से उनका जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है आगे जाके। Sagar tells his classmates that he went to Andaman and Nicobar Islands where his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish helps them to swim in water. सिंपल है, एक फिश है, अगर उसने वाटर में स्विम करना है तो उनकी बॉडी जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए सरफेस से, इट शुड बी वेरी स्लिपरी। तो इसलिए फिशेस की जो बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो पानी को इजीली काट के जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, okay, they can easily swim in water. We have learned that plants and animals living in a particular region have different features that make them fit to survive. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. So this is important for 1 mark. तो एक प्लांट और एनिमल जो है वो एक रीजन में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, और उनकी बॉडी और उनका स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं रीजन के कंडीशंस के बेसिस पे जो है वो डेवलप करता है। अभी जो स्पेशल फीचर्स एक प्लांट और एक एनिमल के अंदर होते हैं टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, इसे हम कहते हैं अडेप्टेशन।
लाइक फिशेस की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है बिकॉज दे हैव एन एडेप्टेशन टू वाटर। कैमल्स की जो बॉडी होती है उनकी टांगे लंबी होती है एंड दे हैव वन हम टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट। तो इस तरह से दिस इज हाउ दे आर अडेप्टेड टू द हॉट डेजर्ट्स। एंड सिमिलरली फॉर अदर एनिमल्स। अब बात करें डिओडर ट्री की, तो डिओडर ट्री की जो शेप होगी इट विल बी कॉनिकल एंड इट वुड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस ताकि स्नो जो है वो इजीली स्लाइड कर सके उसके ऊपर से। ठीक है। ये जो डिओडर ट्री का स्ट्रक्चर होता है वो उसको हेल्प करता है टू सर्वाइव इन द माउंटेनियस रीजन। सिमिलरली अगर हम रोडोडेंड्रॉन्स की बात करें तो उनकी अडेप्टेशन जो है वो हेल्प करती है उनको सर्वाइव करने में इन माउंटेनियस रीजन इन अ डिफरेंट वे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। ठीक है। एक प्लेस जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो रहते हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जांपल अगर हम सी टर्टल की बात करें तो उनका हैबिटेट क्या होगा, सी या ओशन। अगर हम कैमल के हैबिटेट की बात करें तो उनका होगा हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट। तो जिस रीजन में एक एनिमल या प्लांट जो है वो सरवाइव करता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट या जहाँ वो रहता है। सिमिलरली एक रोडोडेंड्रॉन का हैबिटेट जो होगा वो होगा माउंटेन्स। ठीक है। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होगा, जो हैबिटेट होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर, शेल्टर और अदर नीड जो उसको सर्वाइवल की जरूरत है। ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो सेम टाइप ऑफ हैबिटेट जो है वो शेयर करते हैं। जैसे एक कैमल जो है जो हॉट डेजर्ट में सरवाइव करता है और जो कैक्टस है जो उसी हैबिटेट में जो उसी जगह पे बड़ा होता है, उन दोनों का रीजन जो है वो सेम है, सो दे आर शेयरिंग द सेम हैबिटेट। ठीक है। सिमिलरली एक डिओडर ट्री और एक जो कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल होता है वो भी सेम रीजन जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। तो हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। एक रीजन में जितने भी डाइवर्स तरह के प्लांट्स और जितने भी डाइवर्स तरह के एनिमल्स होते हैं वो सब हैबिटेट के अंदर आते हैं और वो ही हैबिटेट को शेप करते हैं, राइट। Noah scientist. So Salim Ali traveled across the India to observe diversity in birds. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Keoladeo National Park in Bharatpur, Rajasthan and Raghunathitu Bird sanctuary in Mandya, Karnataka are examples of regions he preserved. So Salim Ali जो है, he has traveled across India. Why? To document about different types of birds. Birds के क्या habitat है, क्या travel route है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं, कब करते हैं. And he has also played a very important role in conserving regions. जैसे national parks हो गया या bird sanctuaries हो गई. And multiple regions he has preserved. So he wrote a landmark series of 10 books. उसने एक landmark series लिखी थी 10 books की on birds of the Indian subcontinent और इसको हम that is why he is referred to as Birdman of India and he was awarded by Padma Vibhushan in 1976. So what are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? One is to group them on the basis of where they live. Like I'll give you an example. प्लांट जो है या जो एनिमल है अगर वो आपके लैंड में रह रहा है, इफ प्लांट और इफ एनिमल इज लिविंग ऑन द लैंड इट इज रेफर्ड टू एज द टेरेस्ट्रियल हैबिट। ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स ये सब लैंड के ऊपर बने हुए हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज टेरेस्ट्रियल हैबिट्स। ठीक है। फिर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है, लाइक फिशेस, डॉल्फिन, सी टर्टल, सी हॉर्स एक्सेट्रा, सो दे आर सेड दैट दे आर लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स में रह रहे हैं। लाइक aquatic habitats की एग्जांपल्स क्या है, ponds, lakes, rivers and oceans. एंड कुछ एनिमल्स जो aquatic habitats में रह रहे हैं लाइक सी हॉर्सेस, डॉल्फिन्स, फिशेस, आई हैव डिस्कस्ड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों जगह पे रहते हैं। ठीक है। और उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज? क्या होगा अगर आप एक प्लांट और एक एनिमल का हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब कर दोगे? तो क्या होगा, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उस जगह सरवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, राइट। Check with your parents, grandparents, and neighbors to know about the plants, birds, insects, or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. These changes often happen when habitats are damaged. I'll give you a very good example, sparrows.
आपने क्या किया, आपने अपने मोबाइल फोन के टावर्स के चक्कर में जो ऊंचे ऊंचे टावर लगा दिया, उसकी वजह से स्पैरोज जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है इंडिया में से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बेसिकली कुछ ऐसा एक बर्ड वी आर डिस्कसिंग, अब ऐसे मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल बर्ड्स और मल्टीपल इंसेक्ट्स होंगे जो हमने चाइल्डहुड में देखे होंगे, बट जैसे जैसे हम बड़े हुए वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उनका हैबिटेट जो है वो डैमेज कर दिया, ठीक है। जब हम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का हैबिटेट जो है वो डैमेज करते हैं तो क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ देयर होम्स। उनका घर गुम जाता है, उनको खाना नहीं मिलता, उनको और रिसोर्सेज नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली जब वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो बंगाल टाइगर है, चीता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है इंडिया में से, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट्स का बहुत लॉस हो चुका है बाय इंडियन एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से जो है जो फॉरेस्ट जो है वो बहुत तेजी से कट रहे हैं और उनकी जगह जो है कमर्शियल एरियाज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन एनिमल्स को अपना हैबिटेट जो है वो लूज करना पड़ता है और उसकी वजह से वो एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च हुआ था टू प्रोटेक्ट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है। उसके बाद चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो हुआ था वो इनिशिएट हुआ था 2022 में टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। सिमिलरली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिए गए थे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रोव्स। सो सेक्रेड ग्रोव जो है वो एक अनडिस्टर्ब पैच ऑफ फॉरेस्ट है और उनका साइज जो है वो वेरी कर सकता है, इट कुड बी वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। सेक्रेड ग्रोव जो था दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया और ये प्लांट्स और मल्टीपल एनिमल्स का जो है होम है, इंक्लूडिंग मल्टीपल मेडिसिनल प्लांट्स। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो आपके आयुर्वेदा और ये सब चीजों में यूज होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं आपके सेक्रेड ग्रोव्स में, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट है बेसिकली, इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? इसे वहां की लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है, जो वहां के एनिमल्स या वहां की किसी भी चीजों को हार्म होने नहीं देती है, ठीक है। नो वन इज अलाउड, सो जब तक ये लोग हैं तब तक नो वन इज अलाउड टू हार्म द एनिमल्स और कट द ट्रीज इन दिस ग्रूव्स या इस एरिया को डिस्टर्ब करना। और इस तरह से सेक्रेड ग्रूव्स एक ऐसी कम्युनिटी प्रोटेक्ट कर रही है और उसके बायोडाइवर्सिटी को ट्रेजर कर रही है। बेसिकली इट इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर और वहां पे कर रही है उस रीजन को, राइट। So we must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life. If we will protect our biodiversity, we will ensure that our earth is full of plants and full of animals, full of biodiversity, right? अब यहाँ पर कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें जो हमने पीछे पढ़ा है, तो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट एंड कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब जो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट होगा उसकी लॉन्ग लेग्स होगी और कंपैरेटिवली शॉर्टर लेग्स होगी इन द कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। अगर हम फीट की बात करें तो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट में वाइड हूव्स होंगे एंड कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट में हूव्स होंगे दैट इज सूटेड टू रॉकी और माउंटेनियस ग्राउंड। इनके लेग्स और फीट डिफर क्यों करते हैं? क्योंकि लॉन्ग लेग्स और वाइड हूव्स की वजह से दे आर नॉट एबल टू सिंक, वो सिंक नहीं करते हैं लूज सैंड में। और अगर इनकी शॉर्टर लेग्स होगी कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट में तो उनका बैलेंस अच्छी तरह मेंटेन होता है। इफ यू टॉक अबाउट हम, कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट में एक हम्प होता है, कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट में टू हम्प्स होते हैं। हम्प का क्या फंक्शन होता है कि स्टोर करता है फूड को फॉर टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी। और सिमिलरली कोल्ड कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट के केस में भी दो हम्प्स होते हैं एंड सिमिलरली उसके अंदर भी फूड जो है वो स्टोर कर दिया जाता है अलोंग विद द वाटर एंड फूड वट, ठीक है। बॉडी हेयर में जो शॉर्ट हेयर होते हैं इन द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट एंड लॉन्ग हेयर होते हैं फ्रॉम हेड टू नेक टू सरवाइव कोल्ड विंटर्स, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन के लिए जो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट है वो बहुत ही कम यूरिन या ड्राई डंक या स्वेट नहीं करता है इतना ज्यादा, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू लूज सो मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्कार्स रिसोर्स है। और अगर हम कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो उसके अंदर भी वाटर कंजर्विंग ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। दैट इज सेम टू डेजर्ट अडेप्टेड कैमल्स। अब मूविंग ऑन टू सम की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया, अडेप्टेशन जो स्पेशल फीचर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को इनेबल करते हैं एक रीजन में सरवाइव करने के लिए, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन।
हैबिटेट होता है एक प्लेस जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। लाइक सी टर्टल का हैबिटेट सी होगा, कैमल का हैबिटेट हॉट डेजर्ट होगा, रियोडेंड्रॉन का हैबिटेट माउंटेन्स होगा, राइट। उसके अलावा हम आते हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फिबियंस। टेरेस्ट्रियल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल, मीनिंग ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक के केस में जो ऑर्गेनिजम्स है जो वाटर में रहते हैं, और एम्फिबियंस के केस में एनिमल्स जो है वो दोनों जगह रह सकते हैं। हमने बात की थी हैबिटेट डैमेज की, ठीक है। हैबिटेट डैमेज होता है तो होम, फूड, वाटर और रिसोर्सेज भी जो है वो लॉस्ट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So if you like this video, do subscribe, do comment, and show some support, and also hit the bell icon to know when I am live. Thank you very much.